बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी देखी थी और उसको ड्राइव किया था और साथ साथ उसकी शॉर्ट कमिंग्स देखी थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो कि हमारे पास मोस्ट यूज़फुल थ्योरी कह सकते हैं इसको, या फिर रिलायबल थ्योरी जो है रिएक्शंस के लिए। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, जिसमें हमने पहले भी जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को स्टडी किया था, तो हमने ये देखा था कि रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाते प्रोडक्ट में, बल्कि वो एक एक्टिवेटेड स्टेट अटेन करते हैं और उसके बाद जो है ना जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। This theory was formulated in 1935 by Henry Eyring, who was awarded Nobel Prize for this valuable work. This theory, in view of Lord Porter, is the most useful theory that has postulated still. According to this theory, ये इस theory के postulates हैं, इसी की base पे हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट हमारे पास क्या है, द रिएक्शन बिटवीन टू स्पीशीज ए एंड बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कि जब भी कोई भी दो रिएक्टेंट हैं, उनके दरमियान में रिएक्शन होगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, बल्कि हमारे पास वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये सबसे पहला पॉस्टुलेट है कि जब भी दो स्पीशीज ए और बी रिएक्ट करेंगी तो वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है क्या, हम ये सेकंड पोस्टुलेट में देख लेते हैं। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल एनर्जेटिक स्पीशी दैट spontaneously decompose to give the product and hence term as a reaction intermediate। के जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट तो जो रिएक्टेंट है उसके अंदर से बॉन्ड जो हैं वो चेंज हुए होते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है, कुछ बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहे होते हैं और कुछ बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। और जब तक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनती, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है डीकम्पोज होके फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बना रही होती है। द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल। कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट के दरमियान में जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल है। आपको पता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा तो उसके दरमियान में कोई ना कोई इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान में जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। मीन यहाँ पे कोई जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम किसके दरमियान में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट के दरमियान में। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है and the rate of formation of product depend upon the concentration of activated complex। के प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है, अब जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उतने ज़्यादा हमारे पास क्या है, या जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी एक्टिवेटेड स्पीशीज की उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। The concentration of activated complex is not measurable quantity। कि ये measurable quantity नहीं है, या आप इसे easily measure नहीं कर सकते। क्यों easily measure नहीं कर सकते, कि ये हमारे पास reaction intermediate या activated complex है। जैसे कोई activated species बनती है वो उतनी ही consume out भी हो जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम steady state approximation यूज कर रहे होते हैं कि जो भी स्पीशी फॉर्म हो रही है वो उतना ही अगर जो है वो कन्वर्ट हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, तो वहाँ पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल मोशन को भी डील किया जाता है। ठीक है, कि जब बॉन्ड बन रहा है, कोई भी बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो बायोमॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी को डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया जा रहा था, या सिंपली आप कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस किया था। रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को डिस्कस ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे
एक्टिवेटेड ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है इसमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशनल मोशन को भी डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर एक उससे बेनिफिट है बायोमोलिकुलर थ्योरी से, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल देखें कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी रिएक्टेंट है, उन्होंने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, तो K2 इसका रेट कांस्टेंट, अगर सिंपल रिएक्शन देखा जाए तो ये K2 इसका रेट कांस्टेंट है। 2 इसलिए लिख रहे हैं कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है कि एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। एनर्जी प्रोफाइल में क्या है, रिएक्टेंट की कोई एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट हो रहे हैं ए बी स्टार के अंदर, यानी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना रहे हैं, और वो जो ए बी स्टार है यानी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। In the light of the above mentioned postulate, the reaction between two species A and B can be represented as, अब हमने जो रिएक्शन लिखना है वो हम postulates की बेस पे लिखेंगे। जो हमने पीछे postulates पढ़े हैं कि A और B रिएक्टेंट हैं, वो पहले क्या बनाएंगे, ए बी स्टार एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे, और इनके दरम्यान में रिएक्टेंट और ए बी स्टार या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम था। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो प्रोडक्ट है और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है उसके दरम्यान में इरिवर्सिबल रिएक्शन था, तो उसको सिंगल एरो से शो कर रहे हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके दरम्यान में हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो 2 एरो से इसको शो कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के दरम्यान में इक्विलिब्रियम है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास एक्टिवेटेड स्टेट के लिए है, ठीक है, तो इसलिए ये साइन यहाँ पे इसको स्टार के साथ शो किया जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, कि जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल जो कंडीशन है उससे हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ भी कह रहे हैं, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, और रिएक्टेंट जो है उसके अंदर से उसको डिवाइड कर दें, तो उनकी कंसंट्रेशन डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम कि equilibrium constant is equal to the concentration of the activated complex divided by concentration of A and concentration of B। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि ए बी स्टार इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू ए इनटू बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की वैल्यू निकाल ली कि कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हम इस सिंपल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, हमने पीछे पोस्टुलेट्स में देखा था कि वो डिपेंड कर रहा है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम इसका रेट लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार। अब यहाँ पे क्या है, जब ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो ये के आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम सिंपल रेट कांस्टेंट कहते थे। अब यहाँ पे इस रेट कांस्टेंट के साथ साथ इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर या वाइब्रेशनल फैक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में इन्वॉल्व होता है लेकिन बायोमोलिकुलर थ्योरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। इसको एक स्मॉल के स्टार या से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये क्या कहते हैं, ये वेयर द के इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, ठीक, ये यानी इसमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू statistical thermodynamics, the vibrational frequency of activated complex can be written as, कि ये जो k है, स्मॉल k है, ये किस किस के इक्वल आ सकता है, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे के बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आप लोगों को बताई जा रही है कि ये जो हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की वो किसके इक्वल होती है, वेयर के बी एंड एच आर द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड प्लांक्स कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। Putting this value of k in the equation,
अबव इक्वेशन। अब ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाली। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5.228 वाली इक्वेशन के अंदर जहाँ पे ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का फैक्टर है वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब पीछे हमने इससे पहले वाली इक्वेशन 5.227 के अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वैल्यू भी निकाली थी। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। Putting the value of activated complex from equation 5.227 in the above equation, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, rate of formation of product is equal to kBT over H into equilibrium constant। equilibrium constant कैपिटल K होता है और rate constant जो है वो small k होता है, ठीक है। equilibrium constant multiplied by concentration of A and B। The above equation represents the rate of bimolecular reaction in which the reactant transform into product after passing through transition state या activated complex के अंदर से pass out होता है। जब भी ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है पहले कन्वर्ट हो रहे हैं एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर या ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, और वो जो है डीकम्पोज होकर हमारे पास प्रोडक्ट में बना रहे हैं। Whereas the rate of a simple bimolecular reaction in which the two reactants A and B combine to give the product P is given by, कि अगर हम सिंपल रिएक्शन जैसे हम पहले देख रहे थे वहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू K2। टू इसलिए लिख रहे हैं कि ये बायोमोलिकुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। K2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। सिंपल रिएक्शन के लिए ये सिर्फ K2 था, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में देखा गया तो ये K2 के अंदर जो है ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि पहले बायोमोलिकुलर थ्योरी में नहीं एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। वेयर K2 इज द बायोमोलिकुलर रेट कांस्टेंट फॉर दिस सिंपल रिएक्शन। कंपेयरिंग द इक्वेशन 5.229 एंड 5.230, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, तो इसका मतलब है इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी, और जो फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा होगा हम उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एक साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल K2। तो इसका मतलब है कि K2 इज इक्वल टू KBT ओवर H मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कि ये जो सिंपल रेट कांस्टेंट था इसके अंदर हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, जो कि पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया था। As we know that the equilibrium constant of our action is related with the change in Gibbs free energy according to the expression डेल्टा G लिखा होता है मोस्टली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा F लिखा हुआ है कि फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा F होगा या मोस्टली इसको डेल्टा G लिखा जाता है। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT log नेचुरल K इक्विलिब्रियम, where delta F star is the change in free energy of activation and is obtained by the subtracting the free energy of activated complex from that of the reactant। कि reactant और जो activated complex है उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, डेल्टा F है या डेल्टा G है, इसीलिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिहाज से है, तो इसीलिए इसके लिए ये स्टार स्टार को यूज किया जाता है, या आप जो है इस साइन को डैगर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो लाइंस और करके जैसे उसके दरम्यान से एक लाइन पास आउट हुई होती है, ये एक्चुअल भी डैगर्स कहते हैं इसको, या आप अगर इसको सिंपल स्टार भी कह लेंगे तो इससे इशू कोई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाली थी ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि रिएक्टेंट और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसकी एनर्जी का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी यही है, रिएक्टेंट और जो एक्टिवेटेड स्टेट है उसकी एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास क्या है, डेल्टा F आ गया, ठीक है, या डैगर कह लें या इसको स्टार कह लें।
तो यहाँ पे भी क्या है कि डेल्टा एफ या डेल्टा जी आप आगे देखोगे कि इन्होंने फिर यहाँ पे जाके डेल्टा जी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बेशक स्टार्ट पे इसको डेल्टा जी कर लें। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के स्टार ही कर दें या के डैगर कर दें। अब यहाँ पे अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, हम यहाँ पे लॉग नेचुरल को खत्म करना चाह रहे हैं और सिर्फ के की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम पहले क्या करें, एंटी लॉग ले लें। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल खत्म हुआ एक साइड से, दूसरी साइड पे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया। अब एक्सपोनेंशियल डेल्टा एफ है, ये आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले इसको रीअरेंज कर लें। डेल्टा एफ ये डेल्टा जी है, और हाँ ये वाली टर्म जो है आर टी इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये माइनस इधर है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो आर टी वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और डेल्टा जी वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ले लें इसका लॉग नेचुरल का एंटी लॉग ले लें, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब ये हमने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल ली है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हम ये इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं ऊपर वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये वाली 5.231, जिसमें रेट कांस्टेंट के अंदर क्या आ रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ रहा था। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखें ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास K2 इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच, ये तो ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। द एनर्जी डायग्राम ऑफ अ जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप ए बी गोज टू प्रोडक्ट इज गिवन इन फिगर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रिलेशनशिप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो डेल्टा जी होती है ये फ्री एनर्जी होती है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, इसकी क्या मेन इक्वेशन है, अब उसको हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे डेल्टा जी की जगह पे ये इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा जी डैगर्स या स्टार इज इक्वल टू डेल्टा जी डेल्टा एच स्टार माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस स्टार। अब ये फ्री एनर्जी है, ठीक है, डेल्टा एफ या डेल्टा जी, और डेल्टा एच क्या है हमारे पास, एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। अब ये सारी की सारी एक्टिवेटेड स्टेट के लिए है, इसलिए इसके ऊपर ये स्टार या डैगर का वर्ड जो सिंबल है वो यूज की हुई है, ठीक है। वेयर डेल्टा एफ और डेल्टा जी डेल्टा एच और एंड डेल्टा एस रिप्रेजेंट द फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन रिस्पेक्टिवली, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, ये डेल्टा एफ या डेल्टा जी की वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे 5.232 के अंदर। हमने यहाँ जब वैल्यू पुट की तो क्या बन गया, K2 इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच एक्सपोनेंशियल। पहले हम आप देखिए एक्सपोनेंशियल में माइनस के साथ है, तो भी पहले हम माइनस को बाहर ही रख रहे हैं और जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस वैल्यू पुट की और डिवाइडेड बाय इसको कर दिया आर टी के साथ। अब ये आर टी जो है दोनों टर्म्स के साथ जो होगा डिवाइड होगा, जब दोनों टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है तो अब ये देखिए ये अगर माइनस हम ओपन करें तो डेल्टा एच के साथ माइनस आ जाएगा, और टी डेल्टा एस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एस के साथ जो टर्म आ रही है वो प्लस में आ रही है, और डेल्टा एच के साथ जो टर्म आ रही है माइनस में आ रही है। अब था क्या कि डेल्टा एस वाली टर्म में टी है टेम्परेचर, ठीक है, तो इसके नीचे जब आर टी डिवाइड होगा तो टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए डेल्टा एस वाली टर्म में जो नीचे है जो है वो टी नहीं है, और ऊपर वाला टी भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन डेल्टा एच के नीचे जो है आर टी आएगा। दिस इक्वेशन इज नॉन एन एयरिंग इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की इक्वेशन है। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसको हम आर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इक्वेशन हमारे पास यही है। यहाँ से क्या किया हमने, टी को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या बन गया, K2 ओवर टी इज इक्वल टू के बी एच डेल्टा एस ओवर आर into
एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी। अब यहाँ पे हम नेचुरल लॉग लें तो जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा और बाकी टर्म के साथ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, तो ये क्या बन गया, लॉग नेचुरल के टू ओवर टी इज इक्वल टू, जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसके साथ पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में है तो वो नेगेटिव आ जाता है। यहाँ उसको हम सिंपल इसी तरह लॉग की टर्म में भी लिख लेंगे, ठीक है। लॉग नेचुरल क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल के बी ओवर एच। अब एक्सपोनेंशियल खत्म होगा, डेल्टा एस वाली टर्म के साथ पॉजिटिव था तो ये हमारे पास प्लस डेल्टा एस ओवर आर आ गया, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है तो ये माइनस, एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया तो माइनस टर्म थी तो माइनस में ही आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा एच ओवर आर टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं कि वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा, लॉग नेचुरल के टू ओवर टी है इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सिस क्या होगा, वन ओवर टी, ठीक है। अब जब इसका प्लॉट बनाएंगे हम तो हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आएगी, आपको पता है जो एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी टर्म आती है वो स्लोप होती है, और स्लोप में ये माइनस साइन के साथ है तो डिक्रीजिंग स्लोप आएगी। स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर आर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आर को स्लोप की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे और ये माइनस के साथ है तो ये आंसर आप जो है वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा डेल्टा एच का, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटरसेप्ट क्या है, इसका मतलब है ये जो सारी टर्म आ रही है ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट वाली, कि इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log नेचुरल के बी ओवर एच प्लस डेल्टा एस ओवर आर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि पहले ये टर्म क्या करें, इंटरसेप्ट की टर्म से ये माइनस लॉग नेचुरल के बी ओवर एच माइनस कर देंगे क्योंकि इक्वेशन में इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या करें हम, ये आर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन में तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेल्टा एस जो स्टार जो है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मीन हमने ग्राफ से क्या किया, डेल्टा एच जो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था और डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन थी उसको भी निकाल लिया। तो ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है कि ये हमारे पास लॉग नेचर के टू ओवर टी और साथ वन ओवर टी के दरम्यान में ग्राफ बनाए तो क्या होगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी और स्लोप हमारे पास नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप से भी वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ आपको एक जस्ट वैसे ग्राफ दिखाया गया है कि हमारे पास फ्री एनर्जी डायग्राम फॉर डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बन रहा है तो उनके दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, एफ ए बी स्टार या डैगर के से शो कर रहे हैं जिसे गिव फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जा रहा है और ये फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ जाती है। तो ये तो थी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और इसकी इक्वेशन। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को और जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को। वहाँ से देखते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आती है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। ये वही इक्वेशन है हमारे पास जो आर्हेनियस, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की इक्वेशन है, जस्ट हमने टी को इस साइड से इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके आ गए तो वो प्लस में था, प्लस में लॉन्ग नेचर के साथ था, यानी कि वो वैल्यू थी हमारे पास प्लस लॉन्ग नेचर टी। लेकिन अगर हमने इसको इन्वर्ट करना है तो इसको यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल वन ओवर टी, बाकी टर्म ऐसे ही हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वन ओवर टी, अब जहाँ पे टी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं है तो वो टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, उसकी हमारे पास क्या डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म में नहीं है और डेल्टा एस वाली टर्म में नहीं है, ये तो सिंपली जीरो आ गई हमारे पास। और जब हम यहाँ पे कर रहे हैं
कि माइनस लॉग नेचुरल 1/t है, या आप सिंपल कह दें कि 1/t है, तो इसका आंसर t आएगा। एक्चुअली यहाँ पे 1/t लिखा हुआ है, आप लोगों ने 1/t नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपल t आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन वाली ही है। जब हमारे पास 1/x था या 1/a माइनस एक्स था, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस लॉग नेचुरल x आ रहा था। ठीक है, ये इसको 1/x लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंपल x आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग नेचुरल 1/t है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सिंपल t आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ये सिंपल t जो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है डिफरेंशिएशन के बाद, और ये माइनस जो है हमारे पास इक्वेशन में माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे आया। और दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या है, जब इस साइड पर डेल्टा एच ओवर आर टी की डिफरेंशिएशन की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 1/t, तो 1/t एंड t आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिंपल हमारे पास क्या है, ये रह जाएगा माइनस डेल्टा एच ओवर आर। और दूसरी साइड पे हमने सिंपल क्या किया कि यहाँ पे हम ये इसकी डिफरेंशिएशन की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन इधर डिनोमिनेटर से r को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे r के साथ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हमने यहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस आर डी लॉग नेचुरल के 2/d 1/t इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, प्लस में साइन हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, आर के साथ यहाँ से कैंसिल आउट होगा, और ये डेल्टा एच आ जाएगा। अब जब हम अब जो है हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन को कंपेयर कर लें, जो आर्हेनियस इक्वेशन वाली थी कि ई ए इज इक्वल टू माइनस आर डी लॉग नेचुरल के ओवर डी 1/t था, तो इस इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड एक है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा एच। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन द इक्वेशन, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू निकाल की लेके अब इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू निकाली हमारे पास 5.236, तो हम यहाँ पे क्या किया कि इसकी वैल्यू अब हमारे पास 233 वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए वैल्यू निकाली थी, तो ये क्या था हमारे पास, K2 इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच इंटू एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस ओवर आर इंटू हमारे पास क्या था, डेल्टा एच था, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया माइनस ई ए माइनस आर टी, और आर टी इसके नीचे इक्वेशन में था। तो जब ये इक्वेशन ओपन होगी तो ये क्या बनेगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, और इसी तरह हमारे पास क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी आर टी आ गया और नीचे भी आर टी आ गया, तो आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब अगर हम इसी को ही कंपेयर कर लें आर्हेनियस इक्वेशन के साथ, तो आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या थी, k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी, तो इसका मतलब है k और k तो सेम है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसमें क्या आ रहा है, के बी टी ओवर एच एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस ओवर आर और एक्सपोनेंशियल 1, बाकी टर्म तो दोनों सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो सकता है कि प्री एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है टेम्परेचर का भी फंक्शन है, और यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है उसमें एंट्रोपी का भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। The above equation indicate that the pre-exponential factor in any equation is a function of temperature। तो ये तो था हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और उसको हमने कंपेयर किया। ये नीचे न्यूमेरिकल दिया हुआ है कुछ, तो आप जो है इन न्यूमेरिकल को खुद से करके देखिएगा, तो आप को समझ आ जाएगी कि हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं, डेल्टा एच निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से।